गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशंस में नेक्स्ट स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्या क्या पढ़े थे, फ्रांस की सोसाइटी के बारे में पढ़े थे कि फ्रांस की सोसाइटी थ्री स्टेट्स में डिवाइडेड थी, है ना। 3 स्टेट्स कौन कौन थे? क्लर्जी, है ना, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट्स के लोग, है ना। क्लर्जी 3 स्टेट्स में थे, 3 स्टेट थे क्लर्जी, 3 स्टेट्स कौन कौन से थे फ्रांस की सोसाइटी में? क्लर्जी, है ना, क्लर्जी जो चर्च के काम से रिलेटेड थे, है ना, चर्च के वर्किंग से ये रिलेटेड थे। क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। नोबिलिटी हो गए जो दरबारी, है ना, राजा के मंत्री, है ना, राजा के मंत्री दरबारी, है ना, जो आपको राजा के कार्यों में, किंग के कार्यों में हाथ बटाते थे, ठीक है। तो क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट्स में हो गए आपको बिजनेसमैन, लॉयर्स, एजुकेटेड पीपल्स और लैंडलेस भी थे, है ना, छोटा मोटा काम करने वाले लैंडलेस लेबर भी थे, ठीक है। डेली वेजेस पे काम करने वाले लैंडलेस लेबर भी थर्ड स्टेट्स में थे, लेकिन इसमें एजुकेटेड लोग भी थे, है ना, लॉयर्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, ये सब भी थे, ठीक है। तो ऊपर वाले स्लाइड में हम लोग पढ़ा था कि क्लर्जी, है ना, क्लर्जी और नोबिलिटी, है ना, 2 स्टेट्स के लोग टैक्स नहीं देते थे, है ना। थर्ड स्टेट्स के लोग हैं जो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देते थे और 2 स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे, है ना। तो लुइस 16 ने फ्रांस को युद्ध में झोंक दिया था, जिसके कारण जो उसका ट्रेजरी है ना, वो क्या हो गया था? खजाना खाली हो गया था। और खजाना का जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए लुइस 16 ने नया टैक्स, है ना, नया टैक्स लगाने का प्रस्ताव लाया। लेकिन फ्रांस में उसमें रूल था कि किंग, है ना, किंग है जो स्वयं अकेले किंग नया टैक्स ला नहीं सकता है, इम्पोज नहीं कर सकता है ना। वो स्टेट जनरल की मदद से नया टैक्स ला सकता है, स्टेट जनरल की मदद से नया टैक्स, है ना। नियम क्या था? स्टेट जनरल, है ना। किंग जो है अकेले नया टैक्स लागू नहीं कर सकता है, किंग जो है स्टेट जनरल्स की मदद से नया टैक्स लगा सकता है। स्टेट जनरल्स में क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट, है ना, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट्स के लोग जो है स्टेट जनरल में थे, ठीक है। क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट्स के लोग जो है स्टेट जनरल में थे, तीनों मेंबर्स। और इसके थे 300, है ना, क्लर्जी के 300, नोबिलिटी के 300 और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे टोटल्स, है ना। इन फ्रांस ओल्ड regime the monarch did not have power to impose taxes. He had to call a meeting of state general which would then pass his proposal for new taxes, है ना। फ्रांस में मोनार्क मतलब राजा को है, जो मोनार्क राजा को नया टैक्स, है ना, वो स्वयं नहीं ला सकता था, स्टेट जनरल की मदद से नया टैक्स ला सकता था। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी, है ना, जिसके तीनों स्टेट्स के लोग रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे। क्लर्जी और नोबिलिटी के 300 मेंबर्स थे, है ना। और थर्ड स्टेट्स के लोग जो है उनके 600 मेंबर्स थे, ठीक है। स्टेट जनरल वाज ए पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट, है ना, ओल्ड रिजीम क्या हो गया? ओल्ड रिजीम हो गया आपको बिफोर 1789, है ना। हमने पढ़ा था ओल्ड रिजीम क्या था? बिफोर 1789, है ना। द टर्म ओल्ड रिजीम रिलेटेड विथ 1718 बिफोर 1789 ऑफ फ्रांस, ठीक है। The first and second state sent 300 representative each, while the 600 members represented
थर्ड स्टेट, 3 क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों के 300 मेंबर्स थे और 600 थर्ड स्टेट्स के थे। ठीक, द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेटेड एंड प्रोस्परस मेंबर्स, है ना। इसमें जो एजुकेटेड और प्रोस्परस मतलब समृद्ध लोग थे, इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग थे, वो इसके मेंबर्स थे। एजुकेटेड एंड प्रोस्पेरस मेंबर्स, पीजेंट्स, है ना, पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन्स वेयर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, है ना। पीजेंट्स और आर्टिसंस और वुमेन्स, है ना, पीजेंट्स, आर्टिसंस, वुमेन्स को असेंबली में एंट्री इनकी नहीं थी। थर्ड स्टेट्स में सिर्फ एजुकेटेड और प्रोस्परस मेंबर्स जो थे, है ना, समृद्ध, इकोनॉमिकली जो समृद्ध लोग हैं वही आपको इसके मेंबर्स थे। तो उस समय हर स्टेट का, है ना, पहले था कि हर स्टेट का एक वोट था। 3 स्टेट थे तो हर स्टेट का एक वोट था, है ना। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट had been conducted according to principle that each state has one vote. This time Louis XVI was determined to continue the same practice, but member of third state demanded that voting now be conducted by assembly as a whole. Each member would have one vote. This democratic principle put forward by philosopher Rousseau when King rejected this proposal, member of third state walked out of assembly in protest। ठीक है, तो उस समय ऐसा प्रिंसिपल था, है ना, कि हर स्टेट का एक वोट था, है ना। 3 स्टेट थे तो 3 स्टेट का, हर स्टेट का एक वोट था। लेकिन थर्ड स्टेट के लोग बोल रहे थे कि हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए, है ना। हर मेंबर्स का क्या होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट, है ना, had been conducted according to principle that each state has one vote. This time Louis XVI was determined to continue same practice, but member of third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each members would have one vote. This democratic principle मतलब हर मेंबर्स का वन वोट होगा। ठीक है, voting in the state general in the past conducted according to the principle that each state has one vote, है ना। each state has, पहले था कि हर स्टेट का एक वोट था, लेकिन थर्ड स्टेट्स के लोग थे, है ना, थर्ड स्टेट्स के लोग डिमांड कर रहे थे कि हर मेंबर्स का एक वोट रहना चाहिए, है ना। लेकिन किंग नहीं माना। व्हेन किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ असेंबली इन प्रोटेस्ट, है ना। किंग थर्ड स्टेट्स की बात नहीं माना कि हर मेंबर्स का एक वोट होना चाहिए। पहले हर स्टेट का एक वोट था, एक सिंगल वोट, है ना, हर स्टेट का। अब यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोग बोले कि हर मेंबर्स का एक वोट होना चाहिए। थर्ड स्टेट की संख्या ज़्यादा थी, 600 थी, क्लर्जी नोबिलिटी की 300 थी। तो थर्ड स्टेट की संख्या ज़्यादा थी, जिसके आधार पर उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया, है ना। थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली एंड सोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। मतलब उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया और कसम खाई कि वो जो है जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं कर लेते, है ना, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली एंड सोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। ठीक है, तो जिसके कारण काफ़ी दंगे हुए, है ना, लूटपाट हुए। ठीक है, कंट्री साइड है ना, कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया में, कंट्री साइड रूरल एरिया, है ना, रूरल एरिया को कंट्री साइड बोलते हैं। पीजेंट एट द कंट्री साइड अटैक्ट च्योटेक्स रेसिडेंस बिलोंगिंग टू किंग और नोबल मैन, और किंग के रेसिडेंस को च्योटेक्स नाम से जाना जाता था। ठीक है, नोबल मैन और किंग के रेसिडेंस को, है ना, निवास स्थान को च्योटेक्स नाम से
जाना जाता था, ठीक है। और उन्होंने लूटपाट मचा दिया। रेसिडेंट्स बिलोंगिंग टू किंग और नोबलमैन लूटेड हॉर्डेड ग्रेन्स एंड बर्न्ट डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मेमोरियल ड्यूज, है ना, मेमोरियल ड्यूज। पीजेंट एट द कंट्री साइड अटैक्ट चोटेक्स। रेसिडेंट्स बिलोंगिंग टू किंग नोबलमैन लूटेड हॉर्डेड ग्रेन्स एंड बर्न्ट डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग मेमोरियल ड्यूज। मेमोरियल ड्यूज क्या हो गया? ज़मीन के बदले जो नोबल्स लोग जो ज़मीन देते थे, है ना, काम करने के लिए। पहले वाले स्लाइड में हम लोग पढ़े हैं कि नोबल्स लोग जो काम करने के लिए ज़मीन देते थे थर्ड स्टेट्स के लोगों को, है ना, जिसके बदले में वो कुछ पैसा लेते थे, ठीक है, वो उसी को मेमोरियल ड्यूज कहते हैं, ठीक है। फीस, इसका एक समझ लीजिए कि फीस दैट पीजेंट्स पेड टू नोबल्स, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड थे, है ना, नोबल्स लैंडलॉर्ड थे, उनके ज़मीन पे पीजेंट्स खेती करते थे, जिसके बदले में उन्हें जो है कुछ फीस देते थे, वही हो गया मेमोरियल ड्यूज, ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट था, जो मेमोरियल ड्यूज का डॉक्यूमेंट था, है ना, जिसमें पूरा उनका हिसाब किताब कैलकुलेट था, वो क्या हो गया, उन्होंने जला दिया, ठीक है, कंट्री साइड में, मतलब रूरल एरिया में, ठीक है। Finally, Louis XVI accorded recognition to National Assembly and accepted the principle that his power would now be checked by Constitution. On the night of 4 August 1789, Assembly passed a decree. Finally, Louis XVI accorded recognition to National Assembly and accepted the principle that his power would checked by Constitutions. है ना, लास्ट में जब बहुत दंगे होने लगे तो लास्ट में लुई 16 ने, है ना, थक हार के लुई 16 में क्या हुआ, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया, है ना, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया और एक डिक्री, है ना, एक घोषणा, एक किंग का घोषणा या गवर्नमेंट का घोषणा, एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय गवर्नमेंट और रूलर एबोलाइसिंग, मतलब समाप्त करना, एबोलाइसिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। फ्यूडल सिस्टम एंड टैक्सेस, हाँ, फ्यूडल सिस्टम क्या था? फ्यूडल सिस्टम था कि ज़मीन दी जाती थी, है ना, किसानों को ज़मीन दी जाती थी और उन्हें सुरक्षा दिया जाता था, जिसके बदले में क्या था, वो ज़मीन पर काम करते थे और जो एलर्जी और नोबल्स हैं, है ना, जिनके ज़मीन पे वो काम करते थे, उनके लिए लड़ने के लिए भी वो तैयार थे, जिसके बदले में उनको सुरक्षा, है ना, ऊंचे स्टेट्स के लोग जो है सुरक्षा देते थे। यही फ्यूडल सिस्टम्स, लैंड देते थे, लैंड पर किसान काम करते थे और वो जो है उनके लिए उनको सुरक्षा दी जाती थी, ठीक है, किसानों को सुरक्षा दी जाती थी और जिसके बदले में वो लोग उनसे लड़ने के, वो लोग उनके लिए लड़ने के लिए भी तैयार रहते थे, ठीक है। तो जो फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस, टैक्सेस को क्या किया गया, ख़त्म कर दिया गया, है ना। जो टैक्सेस था, जो सिस्टम था, जो चला रहा था कि क्लर्जी और नोबल्स जो है टैक्स नहीं देंगे, है ना, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग टैक्स देंगे, इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। और जो भी टैक्स, है ना, क्लर्जी की तरफ से लगाया जाता था, चर्चेस की तरफ से उन्हें एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। On the night of 4 August, Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. टिटही were abolished, है ना। टिटही क्या था? टिटही एक टैक्स था जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था, है ना, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। टिटही वॉज एबोलिश, ख़त्म हो गया, एंड लैंड ऑन्ड बाई चर्चेस वेयर कॉन्फिस्केटेड बाई गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट में क्या किया, जब्त कर लिया गया, जब्त करना, कॉन्फिस्केटेड, है ना, कब्जा में ले लिया, गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी अटैच कर लिया या कब्जा में लिया। एबोलिस्ट मतलब समाप्त करना, है ना, एबोलिस्ट मतलब समाप्त करना, ठीक है ना। बुक लेके बैठिए तब समझ में आएगा,
है ना। फ्रेंच, इसमें यहाँ पे द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, फ्रांस बिकेम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस बिकेम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब है कि राजा, है ना, राजा राजतंत्र है लेकिन राजा एक कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से काम करता है। जहाँ राजा एक संविधान की मदद से स्वयं नहीं काम करता है, संविधान के द्वारा उसको शक्ति दी जाती है, उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।